नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल एक ऐसी खबर पर है जिसमें दशकों से इस्लामिक दहशत का दंश झेल रहे हिंदुस्तान ने फिर से अपने 4 वीर सपूत खो दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 जवान शहीद हो गए और 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। आसमान से हेलीकॉप्टर्स के जरिए नजर रखी जा रही है। जंगलों में सेना के जवान पैदल तलाशी शुरू कर चुके हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी कि PAFF नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बार के हमले में किसी स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर का भी हाथ हो सकता है। हालांकि सरकार दावा करती है कि 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की घटनाएं तेजी से कम हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच आतंकवादी संगठनों ने अपनी रणनीति बदली है, नाम बदला है और अब आतंकवादी कश्मीर की जगह जम्मू डिवीजन में सेना पर टारगेटेड हमले कर रहे हैं। 2023 में यह 5वां बड़ा आतंकी हमला है जिसमें सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म होने का दावा क्या खोखला है। शिवसेना इसे रिपीट ऑफ पुलवामा करार दे रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल इतिहास में जो गलतियां कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई, उसी का नतीजा मौजूदा वक्त में भी हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस देश की मिट्टी से दहशतगर्दी का सर्वनाश कब होगा। क्या पाकिस्तान की जमीन से हो रही आतंकवादी घुसपैठ रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए और कश्मीर की जगह जम्मू में बढ़ रहे आतंकवादी हमलों के पीछे दुश्मन मुल्कों की क्या साजिश हो सकती है। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दशकों से दहशतगर्दी झेल रहे हिंदुस्तान की जमीन एक बार फिर शहीदों के खून से लाल हुई। यह हमला पुंछ और राजौरी के बीच में केसरी हिल्स की पहाड़ियों पर हुआ। घटना 21 दिसंबर को करीब 3:45 बजे की है, जब राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों का काफिला केसरी हिल्स की पहाड़ियों से गुजर रहा था तो बफलियाज इलाके में खतरनाक मोड़ पर पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक हमला किया। ताबड़तोड़ आतंकी फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए। 3 गंभीर रूप से जख्मी जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो 3 से 4 है संख्या में और उनने पहले से रेकी की थी इस पूरे क्षेत्र की कि किस प्रकार वो सेना के कॉन्वॉय पर हमला करेंगे और एक पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चुना गया था और उसके नीचे बिल्कुल एक मोड़ है और वो मोड़ जो है काफी सख्त मोड़ है और वहां पर कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो उसको अपनी रफ्तार काफी कम करनी पड़ती है। तो इसकी पूरी तरीके से रेकी की गई थी और जैसे ही सेना के दोनों वाहन उस मोड़ पर पहुंचते हैं बफलियाज और डेरा की गली के बीच के क्षेत्र में और जैसी वो गाड़ी मुड़ने का प्रयास करती है, अचानक से पहाड़ी से गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पहले जो उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको मार दिया जाता है और बाद में बाकी जो सैनिक है उन पर हमला किया जाता है। सेना पर घात लगाकर किया गया यह हमला राजौरी और पुंछ के बीच खतरनाक जंगलों से घिरी सड़क पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच यह हमला हुआ वो जगह पाकिस्तानी सरहद से मुश्किल से 50-60 किलोमीटर दूर है। इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो यह घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की तरफ पुंछ का सूरन कोट इलाका है। इसी के बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज के पास टोपा पीर का इलाका, जहां के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो सर्पीले रास्ते हैं, इसी सड़क से सेना के जवान जा रहे थे।
पुंछ राजौरी में सेना पर इस बार हुए हमले के पीछे भी गहरी साजिश का शक है, क्योंकि खबर है कि इस हमले से पहले पुंछ के सूरनकोट में जम्मू कश्मीर पुलिस के आर्म्ड बटालियन के बाहर पार्किंग में एक धमाका हुआ। धमाके की घटना के बाद ही पुंछ के दूसरे इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। खबर है कि इसी मुठभेड़ में रीइंफोर्समेंट फोर्स के तौर पर जवानों को भेजा जा रहा था जब यह अटैक हुआ। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फोर्स जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इसी नाम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़कानी शुरू की है। आतंकवादियों के हेलमेट से ली गई ये तस्वीर उसी PAFF नाम के संगठन ने जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें अमेरिकी M4 ऑटोमेटिक राइफल नजर आती है। हालांकि सेना पर हमले को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने में पाकिस्तान के साथ चीन ने भी हाथ मिला लिया है। इसमें चीन और पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखो, ये ना एक्सपेक्टेड था अभी इस टाइम पे कहीं ना कहीं चाइना भी और पाकिस्तान भी तिलमिला करके जैसे होता है या परेशान होकर के होता है, तो वो तो कोशिश करेंगे कि कश्मीर में राजौरी पुंछ सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना पर हमले करने में घरेलू ओवरग्राउंड वर्कर्स भी मदद कर रहे हैं। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद आतंकवाद कम होने के दावे करती है। विरासत का इशू है, आपके गलत, अब ये तो जो कुछ भी आप गलतियां की थी इतिहास में, ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था। इसकी नैतिक जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। ये 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, कहते थे ना, आज भी आतंकवाद है। अभी आपने देखा, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा। सियासत अपनी जगह, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई में राष्ट्र की रक्षा के खातिर जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनके घरों की हालत देखकर कलेजा कांप जाता है। पुंछ में शहीद होने वालों में चंदन भी है, जो बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। इनकी कुर्बानी को न्याय तभी मिल पाएगा जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद जड़ से मिट जाएगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान की धरती से आतंक का सर्वनाश कब होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। कुलदीप खोड़ा जी हमारे साथ, फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर के मौजूद हैं। सैफुद्दीन सोद साहब लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ JDU के नेता GM शाहीन भी जुड़े हुए हैं और अहमद अयाज हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, पुलवामा पार्ट 2 बता रही है इसको विपक्षी पार्टी, इस पर क्या कहना है आपका? वो कह रहे हैं सरकार की नाकामी है। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो अपने वीर जवानों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और पूरा देश मर्माहत है इस कुर्बानी से। सियासत करने का इससे घटिया वक्त नहीं हो सकता है कि अपने जवानों की शहादत पे हम सियासत करें। पुलवामा 2 और तमाम तरीके की बात करके, तो पुलवामा 2 जब कहते हैं तो पुलवामा का बदला कैसे लिया गया था वो भी याद करना चाहिए जरा उनको। वो याद करते ही उनकी रूहें सिरक जाती हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि ये बौखलाहट में क्या हुआ, हताशा में क्या हुआ, आतंकवादी हमला है, इसलिए सेना को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि दिसंबर आ रही है, रास्ता बंद होते जा रहा है, अब लेकिन फरवरी तक में गतिविधियों में कम आएगी। जो घुस गए वो घुस गए, और चुन चुन के हमारी आर्मी इन लोग को मार देगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलरेडी कॉम्बिंग ऑपरेशन हर तरह से किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सियासत करने का घटिया समय है? आज जब हर देशवासी के मन में एक क्रोध उबल रहा है, एक दुख का भाव है। बिहार के नवादा के चंदन की आप बात कर रहे थे, उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी, तो एक सांत्वना के स्वर, एक उनके कंधे पे हाथ रख के उनको संबल देने का समय है कि ये सियासत करने का समय है? तो तब मुझे विपक्ष की मानसिक अवस्था पे हंसी आती है, और क्रोध के कारण, उस पे क्रोध आ रहा है कि जिस क्रोध के कारण हम लोग क्या करेंगे। भारतीय आर्मी में आप सोचिए कितना क्रोध होगा, अभी जो लोग खोज रहे हैं, पूरे फोर्सेस में कितना क्रोध होगा, देश में कितना क्रोध होगा। और उस भावना को ना समझ पाना यही है कि आप जनता की नब्ज समझते नहीं है। ठीक है, मुझे विपक्ष की सियासत पे कुछ नहीं कहना है, मुझे अपने भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है।
मुझे अपने वीर जवानों पे, सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स पे भरोसा है कि इस घटना का बदला घाटी में मौजूद हर आतंकी को चुन चुन के मार के लिया जाए। यकीनन पूरे हिंदुस्तान को अपनी भारतीय फौज पर भरोसा है और बदला बहुत जरूरी है, चुन चुन कर एक एक आतंकवादी को उसके अंजाम तक पहुंचाना। सैफुद्दीन सोज साहब, बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग इस गंभीर मसले पर, जब हमारे 4 जवानों की शहादत हुई है, उस दिन उस समय आप लोगों की ओर से इस पर सियासत की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इस मौके पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो जिन जवानों की जान गई है उनकी फैमिलीज में क्या होगा, उनके साथ में गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूं। तो फिर गवर्नमेंट का, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दावा करते हैं कि हमने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका है, और फिर आए दिन जब ये वाक़ात होते हैं तो मुझे से लोगों का दिल डूब जाता है। ये इंसानी जानें ज़ाया होती हैं और इसका अंत होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जहां आप कहते हैं वाक़ा हो गया है, अब मेरी दरियाफ्त में ये है कि बहुत इन्हें ये तशवीशनाक जगह है, वहां होते रहते हैं ऐसे हादसे। तो गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमने काबू कर लिया है, फिर ये वाक़ात जब होते हैं तो उस वक़्त गवर्नमेंट की पोजीशन क्या रह जाती है। लेकिन इंसानी हमदर्दी जो है, जिन खानदानों पे ये आफत गुजरी है उनके साथ गहरी हमदर्दी का इजहार मैं करता हूं, और गवर्नमेंट से ये कहता हूं, आपने जो दावा किया है उसके मुताबिक काम कीजिए। आपको पता है किस नुकड़ पर क्या चीज है। जम्मू कश्मीर में कौन सा इलाका ज्यादा खतरनाक है, तो वहां आप सुरक्षा बढ़ाइए। आप ये दावा जो करते हैं कि हमने काबू पा लिया है, उसमें और दिलचस्पी लेकर सारी कौम को, सारी नेशन को बताए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और आए दिन ऐसे वाक़ात होते रहते हैं। ये बात है। बोलिए अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं जो आपका दावा है उस दावे का दम तो नहीं दिखाई दे रहा है मौजूदा वक्त में। दिनकर की एक कविता है, इनको सुननी चाहिए। धक धक रही है अग्नि, हृदय में हमारे ज्वाला है। धक धक रही है अग्नि, हृदय में हमारे ज्वाला है। फुफकार नहीं स्वीकार हमें, हमने विषधर को पाला है। तो इस तरह से जो फुफकारेंगे ना, उनका फन कुचल दिया जाएगा। और काबू पाना और आतंकवाद के खात्मे होने में जमीन आसमान का अंतर है। सोच साहब इस बात को समझते होंगे। 370 खत्म होने के बाद जो आज फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया, बंदूकें हटा लो, पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी घाटी में, क्या सोच साहब फारूक अब्दुल्ला जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसे विषधर जो फुफकारेंगे ना, तो उनका फन कुचला जाएगा। और फन हम कुचलेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये चीन परस्त हैं। काबू में करने का मतलब होता है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है कि नहीं। आप हाँ या ना में बताइए। जितने बच्चे हमारे इन्फिल्ट्रेशन के लिए मिलिटेंसी में भर्ती होने जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके, उसमें लगभग शून्य की लगभग कमी आई है कि नहीं, आप हमें बताइए। कश्मीर का एक माहौल बदला है कि नहीं? कश्मीर में आज बिजनेस लाइक वातावरण बन रहा है कि नहीं? वैली में, श्रीनगर में एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ी है कि नहीं? IIT एम्स खुले हैं कि नहीं? तमाम लोगों को उनके हक अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? माहौल ऐसे बदलता है, आतंकी घटनाओं में कमी ऐसे आती है, लोगों में जब विश्वास जागता है। विश्वास तो जागता है, लेकिन कुछ सांप हैं जो अभी भी फुफकार रहे हैं। ये फुफकार बर्दाश्त नहीं है हमें। और इस तरह की घटनाएं जब भी होंगी, सोच साहब, हर हिंदुस्तानी के दिल में ज्वाला जलेगी और विषधरों का सर कुचला जाएगा। जहां तक रही कंट्रोल करने की बात, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी आंकड़े के साथ आप लेके बैठ जाइए, किसी भी फ्रंट इंडाइसिस पे, चाहे वो सोशल इंडाइसिस हो, हेल्थ इंडाइसिस हो, इकोनॉमिक इंडाइसिस हो, सिक्योरिटी इंडाइसिस हो, किसी भी इंडाइसिस पे आप लेके बैठिए, आप खुद बोलेंगे कि 2019 के बाद आज 2023 में मामले में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। सैफुद्दीन खत्म करना हमारा उद्देश्य है। उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए। और अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है, उसमें यह भी साबित हो रहा है कि स्थानीय मददगारों की वजह से भी इन आतंकवादियों को वहां पर फायदा मिला, जिसके बाद घात लगाकर हमले करने में कामयाब रहे। तो ऐसे जो देश के भीतर गद्दार छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जो भी है, आप कहते हैं मदद मिल रही है, सिविल सोसाइटी में जो लोग मदद दे रहे हैं, तो उनको हमारी आर्मी, हमारे पैरा फोर्सेस पहचाने और पहचानते हैं।
गवर्नमेंट को असल में अपना दावा जो है कि हम आतंकवाद खत्म कर रहे हैं या किया है, उस दावा के मुताबिक उनको अपना बल दिखाना चाहिए। वो तो सड़क पर दिखाना चाहिए जहां आतंकवाद है। तो ऐसे वाक़ात नहीं होनी चाहिए। उन खानदानों पर क्या गुजरती है जहां ऐसे होते हैं। आप आज के दिन कहेंगे कि इनको मरहबा चाहिए, इन्होंने बलिदान दिया, इन्हें कुर्बानी दे दी, लेकिन वो खानदान तो तबाह हो गए, उनको रोजी रोटी कमाने वाले चले गए, तो उस आफत में वो गिरफ्तार हो गए। बाद में गवर्नमेंट काहली से काम लेते हैं, उन खानदानों तक जल्द नहीं पहुंचते हैं, उनको सहारा नहीं देते हैं। कई खामियां सिस्टम में नजर आती हैं। लेकिन एक दावा आप कीजिए कि हम आतंकवाद, ये कहते हैं जो लोग सियासत करते हैं, वो कहते हैं हमने आतंकवाद जड़ से उखाड़ फेंका है, और फिर ये आए दिन वाक़ात होते हैं। इस मौके पर तो मैं उन खानदानों के साथ गहरी हमदर्दी करता हूं, लेकिन उन पर गुजरी क्या है उस तक जाइए बिल्कुल, और फिर ऐसे वाक़ात को रोके। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है हिंदुस्तान के भीतर से। अब यकीनन बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है कि देश के भीतर जो भी दहशतगर्दी को पालते पोसते हैं या फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसी कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा हमारे सैनिकों की तरफ आंख उठाकर अगर कोई देखे भी तो फिर उसकी कई पीढ़ियां इस अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हैं। कुछ इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान को करनी होगी। कुलदीप खोड़ा जी, आप फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। एक हफ्ते पहले ही बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने कहा कि 250 से 300 आतंकवादी पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड में घुसपैठ करने के लिए बैठे हुए हैं, और उसके एक हफ्ते के बाद इस तरह का हमला हो जाता है। जब पहले से हमारे पास इस तरह की जानकारी रहती है तो फिर हम लोग उसी समय एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हमारे जवानों की शहादत के बाद हम क्यों सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक के लिए बैठे होते हैं? वो बैठे ही वहां पर हैं, क्यों मौके की ताक में है कि जैसे ही वो देखेंगे हल्की सी भी कहीं इधर उधर की बात हुई उसके बाद वो हमला कर देंगे। तो पहले से ही कोई बड़े और कड़े कदम हम लोगों की ओर से क्यों नहीं उठाए जाते हैं? कुलदीप जी, देखिए, पुंछ राजौरी में एक्टिव होने की कुछ खास वजूहत है। एक तो कश्मीर में आतंकवाद को बहुत बड़ा धक्का लगा है और वहां पे अब आतंकवाद लगभग खत्म होने के बराबर आया है, और साथ में विंटर की आने की वजह से वहां जो पासेस है, इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है, वो भी वहां पे बर्फबारी काफी हुई है। तीसरी वजह यह भी है कि गलवान इवेंट के बाद अपने सीआई ग्रेड जो पुंछ राजौरी में है उसको डाइल्यूट किया गया और वहां की फोर्सेस कुछ लद्दाख में भेजी गई। और जैसा आपने कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस बढ़ गई है। एक और वजह यह भी है कि अब पीओके में और कहीं कहीं एलओसी के पास में चाइनीज आर्मी की फुटप्रिंट्स भी देखी गई हैं। उनका इसमें कोई रोल है या नहीं है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो खामोश बैठे हैं वहां पे। उनका वहां पे क्या काम है वो समझने की जरूरत है। साथ साथ में जो ड्रोन्स के जरिए सामान भेजा जा रहा है उस पर चाइनीज मार्किंग्स और चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एविडेंट है, उसका प्रूफ है, तो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। और साथ साथ में जो पिछले दो तीन महीने में जो यूएस और अमेरिका कनाडा का रोल रहा है, जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है इंडिया में, उनको जो वहां पे शरण मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, उससे भी पाकिस्तान को एक एनकरेजमेंट मिली है। और आपने देखा कि वहां के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, वो आजकल वॉशिंगटन में है। वहां पे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से मिले हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मिले, डिप्टी एनएसए से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले। और वहां पे वो इस बात को फोकस कर रहे हैं कि कश्मीर में 370 के बाद जो वहां पे एज पर पाकिस्तानी वायलेशन हुई है, इंटरनेशनल एक अंडरस्टैंडिंग थी कश्मीर के बारे में, बिल्कुल। और दूसरा वो ये भी उछाल रहे हैं वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट मारे जा रहे हैं उसमें वो इंडियन हैंड का इन्वॉल्वमेंट का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो कंबाइन होके एक पाकिस्तान को एनकरेज कर रही है। लेकिन साथ में जो आपने बात कही वो हमने ये देखना है कि हम इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और ये कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में लगभग 21 आर्मी की मार्टियर्स हुए हैं एक साल में,
ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा तादाद है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको कैसे रोका जाए और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैं उनका परमानेंट इलाज कैसे किया जाए। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन आतंकवादियों ने अपना रूट किस तरह से चेंज किया है जल्दी से उसके बारे में अपने दर्शकों को मैं जानकारी देती हूं। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हमारे साथ जेडीयू से भी बैठे हुए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी बैठे हुए हैं। क्या वो ग्राफिक्स हम दिखा सकते हैं? जिस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही है, यहां पर देखिए हमारे जम्मू डिवीजन में किस तरह से आतंक कश्मीर से अब जम्मू की ओर शिफ्ट हो रहा है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ है, सिक्योरिटी हुई है, ये बड़े आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। नागरिकों की किस तरह से मौत हुई है, हालांकि आतंकवादियों को भी उसी तादाद में ढेर किया गया है। ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2022 के मुकाबले 2023 में बड़ा परिवर्तन हुआ है। 21 आतंकवादियों को तब मारा गया था, अभी 2023 में 29 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जम्मू डिवीजन में। और कश्मीर डिवीजन का आप देख रहे हैं 170 2022 में मारे गए थे और 2023 में 56 यहां पर आतंकवादियों को ढेर किया गया है। हालांकि नागरिकों की और जवानों की शहादत का ये जो आंकड़ा है वो यकीनन वो परेशान कर रहा है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे इन आंकड़ों को तो कश्मीर से धीरे धीरे घट रहा है और जम्मू में क्या ये आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कम से कम इस तरह का इशारा इस वक्त मिल रहा है। शहादत की जो घटना है वो भी बढ़ती हुई चली जा रही है और नागरिकों की मौत का आंकड़ा भी कश्मीर के मुकाबले अब जम्मू में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इसी सवाल के साथ मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि बार बार संजय कुलकर्णी जी सीधे आपके पास आते हुए ये जो आंकड़े हमने देश के सामने रखे हैं इस पर आपकी क्या टिप्पणी? जम्मू डिवीजन से अब जम्मू डिवीजन में इस तरह की आतंकवादी वारदात बढ़ने के पीछे क्या देख रहे हैं आप? चित्रा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल जो कि इलाका एलओसी के साथ सटा हुआ है और इन्फिल्ट्रेशन रूट्स काफी हैं, वहां पर आतंक के जो लॉन्च पैड बने हुए हैं और खासकर जो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली हुई है वहां पर और जहां से जो माहौल है उसमें एक अच्छा माहौल देखने को मिला है, उससे वहां का जो आतंकवाद है उधर कंट्रोल पाया गया है। अब ये भाता नहीं है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है लगातार, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर तैयबा हो या उनके प्रॉक्सी एलिमेंट्स हो, वो इस तरह के कार्रवाई करते रहते हैं। उनको मालूम है कि राजौरी पुंछ का जो इलाका है वो तकरीबन 15-20 साल से शांत था, तो अब ये शांत नहीं देखा जाता। वो ट्रिगर कर रहे हैं किसी तरीके से साइलेंट माइग्रेशन, यानी कि वहां पे हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, तो उस मकसद से कि किस प्रकार से यहाँ के जो हिंदू हैं उनका पलायन होता रहे और धीरे धीरे करके यहाँ पर एक अपनी जो हुकूमत है उसको लगाया जाए। आप अपनी बात को पूरी करें सैफुद्दीन सोज साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हमारा प्रोग्राम अभी और बाकी है, मैं कुछ और सवाल है जिसका जवाब आप देंगे, उसके पहले बाकी मेहमानों को सुन लेते हैं। अपनी बात को पूरी करें संजय कुलकर्णी जी, आप। तो जैसे मैं बता रहा था कि इस तरह का जो ट्रिगर करते हैं साइलेंट माइग्रेशन की, वहां से हिंदू बाहर आ जाए, उसी के मद्देनजर वो जो इलाका है वो एक फॉरेस्टेड इलाका है, बहुत ही घना जंगल है उधर, जो रोड्स एंड ट्रैक्स हैं वो वहां पे एम्बुश लगने के काफी साधन होते हैं। वहां पर लोग जो मिलिटेंट्स आए हैं पाकिस्तान से आए हैं और लोकल्स का भी उनको सपोर्ट है, लोकल्स का सपोर्ट, बाहर के जो मिलिटेंट्स आए हैं उनके द्वारा जो एरिया को रेकी किया गया है उसके कारण घात बड़े आसानी से लगाया जाता है उधर। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने सतर्क रहना है। हमें यकीन मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान इस तरह का आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान और चीन मिलकर के हिंदुस्तान को इम्बैलेंस करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सख्त रहें, एक तरीके से विजिलेंट रहें और यकीन करें कि इस तरह की कार्रवाई ना होने दे। इसके लिए बहुत जरूरी है ये जो कश्मीर से जम्मू डिवीजन की ओर शिफ्ट हो रहा है टेरर, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से रीडिप्लॉयमेंट हुआ है और चीन को भी लगता है कि ईस्टर्न लद्दाख में जिस प्रकार से भारत ने आंख में आंख मिलाकर के चीन को देखा है, वो भी चाहते हैं कि वहां से ट्रुप्स जो है वो डाइल्यूट हो जाए, सारे के सारे वहां से रीएडजस्ट हो जाए। वो जो मिलिटेंट्स है, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर घाटी में जो एक तरीके से माहौल अच्छा हुआ है उसको खराब किया जाए, जिससे कि वहां से ट्रुप्स हटाए जाए और उनको साउथ कश्मीर में, साउथ और पीर पंजाल लाया जाए। तो जम्मू डिवीजन को जो है, जिसमें राजौरी पुंछ है प्लस पहाड़ी जो है, उनको शेड्यूल टाइप का स्टेटस दिया गया है, वो भी उनको नहीं भाता है, क्योंकि वहां के जो बकरवाल हैं, वहां के जो गुज्जर हैं, उनको भी ये लगता है कि किसी तरीके से अगर पहाड़ी भी शेड्यूल का स्टेटस है उनको भड़काया जा रहा है।
जब डिलिमिटेशन हुआ है, राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया गया है, वो भी उनको नहीं भा रहा है। तो ये कई चीजें हैं जो छोटी मोटी होंगी, लेकिन छोटी मोटी लगती जरूर है, लेकिन उसके जो मैं कहूंगा जो देखते को दिखता है, वो जो आतंकवाद है उसके ऊपर जरूर असर पड़ता है। और आतंकवाद कम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। और जो धारा 370 के द्वारा जो आतंक की बीज बोई थी वो अभी भी इनके सर में है। और जो लोकल सपोर्ट है, अगर हम लोकल सपोर्ट को नहीं खत्म करेंगे तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हाँ। इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। सैफुद्दीन सोद साहब कुछ आपकी बातों पर शायद बोल रहे हैं। सोद साहब आप बोल लें, हमारे 4 जवानों की जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। सोद साहब, मेरा ये कहना है कि इस गवर्नमेंट का, जो रियासती गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका दावा है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है और खत्म किया है। मेरा ये कहना है कि इस मौके पर वो सामने आ जाएं और बताएं ये वाक़ात क्यों हो रहे हैं। हमारे जवान, उनकी जिंदगी जाया हो गई, उन खानदानों पर बड़ी आफत आ गई, और आप तो उनके मरने के बाद इनाम भी दे दी गई, लेकिन खानदान जो है वो उजड़ गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा तहिया करना चाहिए कि हम नहीं होने देंगे ऐसे वाक़ात। फिर आप चीन की बात लेते हैं, पाकिस्तान की बातें, कोई हो जो आतंकवाद को हवा देता है उसके खिलाफ आप जंग छेड़ दीजिए और इस जंग में जीत जाइए। वही तो आवाम चाहते हैं। और आए दिन आप ये कहते रहते हैं फिर हमने ये किया वो किया, लेकिन आतंकवाद कायम है। अभी अब कहा गया कि राजौरी का ये इलाका बड़ा मुश्किल गुजार है। हाँ। लेकिन हमारे पैरा फोर्सेस हैं, उनको मालूम है कहाँ क्या है। हाँ। लेट देम शो द विगर, उनको अपनी जरूरत और ताकत दिखानी चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। यही आपको लगता है कि वो अपनी ताकत नहीं दिखा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं आपका जो दावा है उसकी दलील दे दीजिए हमारे सामने। आप में विगर है, आप में ताकत है, आप ये कहते हैं कि आतंकवाद को हम खत्म कर रहे हैं, खत्म किया है, फिर ये वाक़ात क्यों होते हैं? बोलिए जाए। तो इसलिए एक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तहिया करना चाहिए, पहले कमर बांधनी चाहिए, हम नहीं होने देंगे। हाँ। सबसे पहले मैं आपके पास भी आ रही हूँ। सैफुद्दीन साहब बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इनकी बातों पे हाईली ऑब्जेक्शन करता हूं। भारतीय फौज का जवान या अफसर अगर कोई शहादत उसकी होती है तो उसको कोई वकाहत या इनाम से उसको तौला नहीं जा सकता है। और भारतीय फौज जब इस देश का कोई भी जवान ज्वाइन करता है, चाहे उस जवान ज्वाइन करे चाहे अफसर ज्वाइन करे, तो उसका मोटो एक ही होता है, ना मृत्यु से भय न जीवन से प्रीत, वीरगति या जीत। यही है भारतीय सेना की रीत। भारतीय सेना को इसलिए नहीं ज्वाइन करता है क्योंकि वो शहादत देने में डरता है। शहादत होती है, उसको वकाहत या इनाम देकर उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए कृपया करके वकाहत या इनाम या ये नहीं देना, हाथ से संबल रखना है, देश को साथ में खड़े होना है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही है ना, सोच साहब सुनिए, इस तरह की हरकतें इसलिए हो पा रही है ना, 1 मिनट सोच साहब सुनिए, जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही है ना, बताइए, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बाकी उन जैसे लोग अभी भी कश्मीर में और जम्मू में पड़े हुए हैं, जिनको चुन चुन के बिल से निकालने की जिम्मेवारी हमारी है। काफी निकाले हैं, काफी बचे हुए हैं। जो दो देश में रह के देश के खिलाफ साजिश करते हैं ना, ये उन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है। और भारतीय सेना और भारतीय गुप्तचर एजेंसी उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है। आज उसी का नतीजा है कि ये सब इसमें इतनी कमी आई है। और चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी चुन चुन के निकालेंगे। जैसे भी कह रहे थे ना कि पुंछ में रेकी किया, भारत में रह रहे थे उन्होंने रेकी किया ना, तो ये भारत में रहने वालों ने रेकी की ना, तो उनको भारतीयों का हो गया जिंदा है। अब इनको चुन चुन के लोकेट तो करना पड़ेगा, इनको चुन चुन के लोकेट तो करेंगे ना। और इनको जब हम सजा देंगे, इनको जब भारतीय फौज सजा देगी, इनको पकड़ेगी, तब आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे इनके लिए खड़े हो जाएंगे। दिक्कत यहां है, मूल समस्या ये है कि कश्मीर के कुछ लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं, नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति आए। और उसमें फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती जी, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे बहुत अच्छे लोग शामिल हैं, जिनकी सच्चाई और हकीकत देश के सामने आ चुकी है। ठीक है, लेकिन कृपया करके भारतीय फौज को
का आड़ लेके इन लोग पे निशाना न साधें। जीएम शाहीन जी अपना हाथ उठा रहे हैं। शहादत को इनाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। शाहीन साहब, ये बात तो सच है ना कि अगर देश के भीतर ही इस तरह के गद्दार लोग रहेंगे जो आतंकवादियों को पनाह देंगे, उनकी मदद करेंगे, फिर उनके खिलाफ जब एक्शन होता है तो फिर देश के भीतर से ही मानवाधिकार के नाम पर आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। चित्रा जी, सबसे पहले नमन उन शहीदों को जो शहीद हुए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश के जवानों ने काफी कुर्बानी दी है इस देश को साफ रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए। अभी मेरे दोस्त अजय आलोक जी बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि हमें नहीं पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए इस सब्जेक्ट को। आज हम सभी लोग इस जगह पर खड़े हैं। आप बार बार कहते हैं कि जैसे 370 के बाद जो है कि हालात जम्मू कश्मीर में बेहतर हुए। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल हमारे 3 ऑफिसर, ब्रेव ऑफिसर हमारे कोकरनाग में शहीद हुए, और रजौरी पुंछ का जो मामला है ये पिछले 2 सालों से नहीं थम रहा है। कश्मीर के अंदर जो अभी 2 महीने पहले ही एक हमारे इंस्पेक्टर को शहीद किया गया, तो आप जो बता रहे हैं कि 370 से पहले जो हम लोग पाकिस्तान को अभी जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं हम पाकिस्तान को, और कब तक देश ये सब चीजें जो ये शहादतें जो है बर्दाश्त करता रहेगा? आज हमारे ये लोग शहीद हुए, कल को कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। इन चीजों से देश नहीं चलेगा। देश के गृह मंत्री को सामने आना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए, और इसका जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये सभी चीजें जो है हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। और जब तक कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे पाकिस्तान को जवाब मिले, जिससे चाइना को जवाब मिले, न कि हम एक दूसरे के ऊपर उलझे, हम पीडीपी के ऊपर उलझे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उलझे। ये भी मैं अजय आलोक जी को याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अकेली पार्टी है जिनके 12,000 वर्कर शहीद हुए, और पीडीपी के जो लोग हैं वो भी हजारों में शहीद हुए। कौन ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर जिनके वर्कर्स यहाँ शहीद नहीं हुए? लेकिन हम यही मानते हैं देश के गृह मंत्री को सामने आकर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। ये जो रोज हम लोग कुछ ना कुछ सुन रहे हैं कि हमारे फौज के ऊपर जो है अटैक्स हो रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, हमारे चुप्पी से काम नहीं चलेगा। इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का वक्त है? क्योंकि अगर बीएसएफ के बड़े अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, वहां पर 250 से 300 आतंकवादी हैं, तो क्या ये वक्त एक बार फिर से आ गया है? अजय आलोक जी, आप इसका जवाब देंगे, लेकिन अहमद अयाज जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतंकवादियों का परमानेंट इलाज क्या है, अहमद अयाज जी? यही तो जब हम अभी डिस्कस चल रहा था तो ये जहन में हमारे को भी आ रहा था। एक तो ये है कि हम क्या कहेंगे, कौन सा स्टेटमेंट दे देंगे सियासी तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। तो लेकिन जो वाक़ा, जो हादसा कल हुआ पुंछ राजौरी में, और इससे पहले जो एक वाक़ा हुआ कोकरनाग में, ये कोई छोटे और मामूली वाक़ात नहीं है। ऐसे में कहीं कहीं छोटे वाक़ात, कभी कोई इंडिविजुअल को टारगेट किया गया, देखने में आ गए। लेकिन इस लेवल का कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी को एम्बिश किया हो, कोकरनाग में भी यही हुआ, और आज राजौरी पुंछ में भी ऐसा हो गया। तो उस लिहाज से ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके अलावा फिर डैमेजेस क्या होती है वो दूसरी बात। अब चूंकि ये मामला जो है ये हमको बताते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन असली क्या है, ये बतला देते हैं हमारे को कि सिचुएशन क्या है ग्राउंड में। तो लिहाजा हमारे बयानात जो होते रहते हैं, क्या वो इसके साथ मेल खाते हैं? नहीं खाते हैं। मिलिटेंसी के जो वाक़ात आ रहे हैं ये अभी 30-35 साल से आ रहे हैं। अभी भी ऐसे मेजर वाक़ात आ रहे हैं, और ये नहीं है, मैं नहीं मानता कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। मैं नहीं मानता कि कंडीशंस चेंज हो चुकी है। चाहे हमने 370 को भी एब्रोगेट किया हो और उसको इसके साथ रिलेट किया हो,
चाहे बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस किए होंगे, कैच एंड किल किए होंगे, ऑपरेशंस ऑल आउट किए, मुझे नहीं लगता कि ये सारा करके भी अभी सिचुएशन उस लेवल पर आई है कि जहां जम्मू कश्मीर में रहने वाला, कश्मीर में खास तौर ये महसूस करेगा, एक आम नागरिक ये महसूस करेगा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, जैसे बाकी जगहों पर इंसान महसूस करता है। कोई नहीं आके मेरे को हमला करेगा, कोई मेरे को आके नहीं मारेगा। ये सिचुएशन हमारे को बताता है आज की क्या है ग्राउंड पर, और ये 30-35 साल से आ रहा है। और 35 साल में हमने क्या सीखा, क्या टैकल करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज किए, जबकि हम सोच रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिकली चेंज बिल्कुल कर लेते हैं। कहीं किसी को इंडिविजुअल टारगेट किया जी, या ये भी माना जाता है, ये भी मानेंगे हम कि सिक्योरिटी लेवल पर भी इस वक्त काफी स्ट्रिक्टनेस भी है, काफी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, वाकआत कम हुए, इंसिडेंट्स कम हुए, वो भी मानने की बात है। लेकिन ये कहना कि मिलिटेंसी खत्म हो चुके हैं जैसे बयान दिए जा रहे हैं या हालात ठीक हुए, वो भी सही बात नहीं है। ये आपकी और ये भी सही बात है अहमद अयाज जी जो आपने बताई, लेकिन 2-3 चीजें जिसको स्पष्ट करते हुए उसके बाद नए सिरे से जरा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई है, आतंकवाद का खात्मा हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बयान किसी भी तरफ से आया है। ये जरूर कहा जाता है कि पहले में और अब में अगर आंकड़ों को देखेंगे तो कमी आई है, लेकिन हमारे 4 जवानों की शहादत ये बताती है कि आतंकवादी फन फैलाकर बैठे हुए हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो तुरंत हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 सालों के आंकड़े भी बताए कि किस तरह से कश्मीर से जम्मू में अब शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट क्या बताता है? लेकिन इसी देश में अगर देश के भीतर कुछ ऐसे लोग छिपे होकर बैठे रहेंगे जो आतंकवादियों को पनाह देंगे, उनकी मदद करेंगे, और जब उनके खिलाफ एक्शन होता है तो देश के अंदर से ही आवाजें खड़ी होती हैं। उनको चुप कैसे करवाया जाए, देश के गद्दारों के साथ सलूक क्या किया जाए, जब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हिंदुस्तान की ओर से की जाती है तो इसी देश के तमाम ऐसे नेता हैं जो उसके सबूत मांगने के लिए बैठ जाते हैं। आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर भी हमारे सियासतदान, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, दोनों के सुर एक जैसे नजर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो जवान हमारे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं। उसके बावजूद ब्लेम गेम आखिर कब तक चलता रहता है, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। अब नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ते हुए कुलकर्णी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आतंकवाद का समूल नाश हो, क्या सलाह देंगे इसके लिए आप? सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, या पाकिस्तान में कहीं पर भी, क्योंकि अगर बीएसएफ के आईजी ये बता रहे हैं कि सीमा पार वहां पर लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं, हमें इंतजार नहीं करना होगा कि वो कब हमारे ऊपर अटैक करेंगे। अगर वहां पर लॉन्चिंग पैड है तो क्या अब प्रोएक्टिव होकर हमें कार्रवाई किए जाने की जरूरत है? देखिएगा चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं कि लॉन्च पैड पे 200, 250 या 300 के आसपास अगर मिलिटेंट्स बैठे भी हैं, ये कहना कि वहां पर है हम जाकर हमला, वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, इस तरह की हरकतें हम लोग नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए कि उठ करके चले और स्ट्राइक करते रहे, इससे और भी परेशानी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अपने ही बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंटी नेशनल है, अपने बीच में ही ऐसी पार्टियां हैं जो अभी तक ऑन नेशनल सिक्योरिटी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बात करते, अलग अलग भाषा में बात करते हैं, डबल टॉक के ऊपर आते हैं। कोई भी कहेगा कि आप सब पाकिस्तान पे हमला करो, आप चीन पे हमला करो, आप इससे ऐसे करो, ये जो बातें हैं या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नॉट गिवन बाय पीपल। अब सवाल ये है कि जब तक लोग जो है कोई भी हम अगर कहते हैं पाकिस्तान से आतंकी आए हैं, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान से आतंकी आए, तो उनको पनाह कौन दे रहा है? हमारे लोग दे रहे हैं। हमारे लोगों को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे लोग, और कौन उनको और भड़का रहा है? पॉलिटिशियंस, जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है उनको भड़का रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के एक बात कर ले कि हमारे घर के अंदर कोई बाहर का सदस्य नहीं आएगा, कैसे आएगा? कोई भी बाहर से आदमी आता है, उसको रेकी करना है, उसको खाना है, पीना है, उसको क्या आदमी जंगल में ऐसे ही घूमेगा? कैसे घूम सकता है वो जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा? तो लोकल सपोर्ट को देने के लिए जो हमारे वहां के है, जो बार बार भी हमारे बीच में ही हमारे बरकरार। लेकिन सर एक सवाल का जवाब जो आम लोगों के जहन में आएगा, अगर हमें पता है वहां पर आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड है, तो उस समय हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी फिर क्या रहनी चाहिए? ये देखिएगा, जब भी अगर लॉन्च पैड्स हैं और हमको पूरा यकीनन है और इस तरह की कार्रवाई
जैसे थ्रेशोल्ड होता है, कोई भी थ्रेशोल्ड पार के, जैसे पुलवामा में थ्रेशोल्ड पार हुआ, ठक बालाकोट में स्ट्राइक किया, उसी माफिक दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस पर की और ये जो आतंकी घटनाएं हैं इसमें हम लोगों को यकीन करना पड़ेगा। ये बाहर से आए, पिछली बार कारी था, वो पाकिस्तान ट्रेन था, अभी भी लगता है पाकिस्तान के सर्विसमैन हो या एक सर्विसमैन हो, आतंकी इसमें ठीक है सर, आगे भी इस विषय को लेकर आज तक पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो पर हम जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इसलिए सीधे उसका हम रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पुनिया इसे लौटाने के लिए पीएम आवास की ओर भी गए हैं। बजरंग पुनिया ने कहा है कि कुश्ती संघ चुनाव के नतीजों से वो बेहद दुखी हैं और कुश्ती संघ पर फिर से बृजभूषण शरण सिंह का कब्जा हो गया है। आपको बताते चले कि कल ही ओलंपिक पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक ने भी नाराजगी दिखाते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया था। तो इस तरह से अब आर पार की लड़ाई के बोर्ड में तमाम खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको पता होगा इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। और क्या कुछ कहा गया है बजरंग पुनिया की ओर से, एक बार सुनते हैं। रख सकते हैं, वो रखने के बावजूद जब घर से निकले तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला था कि बेटा बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लेकिन आपको लगता है आप लोग वो लड़ाई हार गए? बिल्कुल, जो कल आपने देखा, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें पता था वो ताकतवर है, हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता, किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी आरोप लग सकता है किसी भी खिलाड़ी पे। आप कौन सा सम्मान आप वापस? देखिए, जो भारत का एक बोलते हैं कि भाई एक सर्वोच्च नागरिक को मिलता है एक अवार्ड, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, तो मैं भारत, क्योंकि मुझे लगता है खुद कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं प्रधानमंत्री जी को मैं ये सम्मान कार्यालय बिल्कुल एक बार मैं उनके कार्यालय जाऊंगा, अगर अंदर जाने दिया तो, नहीं तो गेट पे दे के हम वापस आ जाएंगे। बजरंग पुनिया को आप सुन रहे थे, दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल साक्षी मलिक ने संन्यास लिया था, आज बजरंग ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है और उसमें वो आगे लिखते हैं कि आपको पता होगा इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद बृजभूषण पर एफआईआर तक नहीं की। तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करे, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो हमने कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। जो उन्होंने खत लिखा है उसमें इन बातों का वो जिक्र करते हैं और उसके आगे तकरीबन 1.5 पन्ने का ये खत है जो उनकी ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस ये मेरा पत्र है, लेकिन यही मेरा स्टेटमेंट है। ये कहते हुए वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़े हैं। जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही।